नमस्कार। स्वागत है डीएवी पब्लिक स्कूल हिंदी ई कक्षा में आपका। आज हम लोग छठी कक्षा की पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 2 के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक के विविध प्रयोगों के संबंध में जानेंगे। अब तक आपने अनुस्वार को बिंदु और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में समझा था। अब हम जानेंगे कि क्या होता है अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है, किस तरह से इनके प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखें अनुस्वार। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा नाक से निकलती है उनके ऊपर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे सामान्य भाषा में बिंदु भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से बिंदु कहते आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इस बात की याद दिलाई गई है कि हम इसे बिंदु भी कह सकते हैं, लेकिन व्याकरण की भाषा में इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो इसके लिए कुछ उदाहरण है आपके लिए, जैसे कंबल, घंटी। अब देखिए, कंबल शब्द में क वर्ण का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो ध्वनि कैसे निकल रही है? कंग कंग। उसी तरह से घंटी शब्द में घ के ऊपर अनुस्वार लगा है और जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि निकलती है घंग घंग। यानी जो आप उच्चारण कर रहे हैं तो इन वर्णों की ध्वनि जो है वह पूर्णतः नाक से होकर बाहर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जब ध्वनि नाक से निकले तो उनके ऊपर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। अब रहा अनुनासिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उनके ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जिसे आप पहले से ही चंद्रबिंदु के रूप में जानते हैं। व्याकरण की भाषा में हम उसे अनुनासिक कहते हैं। आप इसके लिए देखिए 2 उदाहरण, जैसे माँ, गाँव। माँ कहते समय अगर आप सामान्य ध्वनि में बोलें जो सिर्फ मुंह से निकले, जैसे माँ, गाँव, तो इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही माँ के ऊपर आप चंद्रबिंदु लगा रहे हैं तो ध्वनि निकलती है माँ। और गाँव में गा के ऊपर जब आप चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्वनि निकलती है गाँव। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन वर्णों के उच्चारण के समय जो ध्वनि है वो द्विगुणित होकर यानी अधिक मात्रा में निकल रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि यह ध्वनि नाक और मुंह दोनों स्थानों से होकर बाहर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या प्रयोग करते हैं? अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। इस अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। अनुस्वार के संबंध में उसके प्रयोगों को जानने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें पंचम वर्णों के बारे में जान लेना चाहिए। ये पंचम वर्ण क्या होते हैं? पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को कहते हैं। जैसे क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग 5 वर्ण हैं। इसी तरह से च वर्ग में भी आप देखें तो च, छ, ज, झ, य ये 5 वर्ण हैं। इसी तरह से अन्य सभी वर्गों में यानी क से प तक
इन सभी वर्णों को हम कहते हैं क, च, ट, त, प। ये सभी वर्ग हैं और इन वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं और इनका जो 5वां अक्षर यानी अंत में आने वाला जो वर्ण है उसे ही हम पंचम वर्ण कहते हैं। बच्चों, यह पंचम वर्ण जो है यह अपने वर्ग का जो अंतिम वर्ण है यह अनुस्वार लगाकर शब्द बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कब होता है, आइए जानते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों में पंचम वर्ण के बाद वाला वर्ण भी उसी के वर्ग का हो तो पंचम वर्ण को हटाकर ठीक उसके पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंत। अंत शब्द में आप देख रहे हैं कि नत संयुक्त है। अ के बाद आधा न, इसके बाद पूरा त, तो इसे हम नत संयुक्त के रूप में जानते हैं। यह संयुक्त व्यंजन है। अब यह जो न आप देख रहे हैं यह 5वां वर्ण है और यह त वर्ग का 5वां वर्ण है। यानी जो पंचम वर्ण न है और उसके ठीक बाद वाला वर्ण त है, दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसलिए पंचम वर्ण को हटाकर अ के ऊपर यानी उसके ठीक पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाकर पुनः अंत लिखा हुआ है और यह अंत इसी तरह से लिखे जाने की नई विधि है। इसे हम मानक शब्द के रूप में जानते हैं। तो इसमें पंचम वर्ण न के बाद का जो वर्ण त है वह भी उसी के वर्ग का है यानी त वर्ग का है। इसलिए वहाँ से न को हटाकर अ के ऊपर अनुस्वार लगा दिया गया। तो आपने समझा कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कब होता है। अब पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कब नहीं होता है। पहले आपने जाना कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कब होता है और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कब नहीं होता है। तो आप देखें, यदि 5वें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। नियम को ध्यान में रखेंगे। इन नियमों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको जब भी लिखना होगा ये बातें समझ में आ जाएगी कि कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो एक बार फिर से आप देखें कि यदि 5वें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जन्म। जन्म लिखने का जो तरीका है ज नम संयुक्त। अब इस नम संयुक्त में जो न है वह पंचम वर्ण है और उसके साथ जो वर्ण लगा हुआ है म, वह भी पंचम वर्ण है और दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। न त वर्ग का है, म प वर्ग का है, तो दोनों भिन्न वर्ग के हैं, अलग अलग वर्ग के हैं। इसलिए यहाँ पर आप बीच वाले पंचम वर्ण न को हटा नहीं सकते हैं। यानी इस शब्द को लिखते समय आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए दूसरा शब्द उदाहरण के रूप में भिन्न। भिन्न शब्द में भी नाना संयुक्त आया हुआ है। इस नाना संयुक्त में आप देखें कि दोनों न जो हैं एक ही वर्ण को 2 बार दोहरा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी आप किसी एक को हटाकर अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह से सम्मान में भी आप देखें मम संयुक्त यानी पंचम वर्ण म जो है 2 बार आया है, तो आप इसे हटाकर अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के जो एक ही वर्ण जो दोहराने की बात जब आती है संयुक्त व्यंजन के रूप में, तो ऐसे वर्णों को हम लोग द्वित्व व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और जब द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है शब्दों में तो वहाँ पर आप
उन्हें हटाकर अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कब नहीं होता है, यानी कब होता है और कब नहीं होता है, इसके लिए खास नियम हैं और हमें उन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आइए, क्या फ़ायदे हैं अनुस्वार और अनुनासिक के, क्या होता है इनके प्रयोग से, किस किस तरह से नए नए शब्द बनते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से वर्णों के उच्चारण, शब्दों के अर्थ और वचन बदल जाते हैं। जैसे गदा, गदा शब्द जो है उसका अर्थ होता है कि गदा एक प्राचीन अस्त्र है जो लड़े जाने के काम में बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इसी गदा शब्द का अगर हम अनुस्वार लगाकर पुनः नया शब्द बनाएं तो ग के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा और नया शब्द जो कि सार्थक है बनेगा गंदा। तो गंदा का आप जानते हैं गंदगी युक्त। इसी तरह से बाधा शब्द है, बाधा का अर्थ होता है अवरोध, रुकावट, व्यवधान। लेकिन जैसे ही आप इसके बा के ऊपर अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं तो नया शब्द बन जाता है बांधा, और बांधा का अर्थ होता है बांधना। अब आगे देखिए, शब्द है कुर्सी। इस कुर्सी शब्द का अगर बहुवचन बनाना हो तो आप देखें कि दंत सौ में ह्रस्व इकार ऊपर र की मात्रा हो जाती है और य आकार ऊपर चंद्रबिंदु, और हम उसका उच्चारण करते हैं कुर्सियाँ, कुर्सियाँ। इसमें आप देखें कि जो स ह्रस्व इकार है ऊपर र की मात्रा, वहाँ ध्वनि कम निकलती है, इसलिए ह्रस्व इकार लगा दिया गया, कम बल पड़ता है। और फिर वहाँ पर या करके ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर बहुवचन बनाया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अनुस्वार लगाने से जहाँ शब्दों को नए अर्थ मिल जाते हैं, अनुनासिक लगाने से भी शब्दों को नए अर्थ मिल जाते हैं, साथ ही साथ उनका वचन भी बदला जा सकता है। इसके बाद है पुस्तक। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। अब पुस्तक का बहुवचन जब हम पुस्तकें कर रहे हैं तो के ऊपर आप देखें के का उच्चारण करते समय आप महसूस करेंगे कि जो ध्वनि है वह नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है हम लोग इसे अगले स्लाइड में देखेंगे। इसके पहले आप देखें कि संयुक्त व्यंजन से बने पुराने शब्दों को अनुस्वार के सहारे लिखकर मानक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे चंदा, चंदा शब्द जो है नद संयुक्त आकार लिखा हुआ है। पुराना चंदा लिखने का तरीका है न और द जोड़कर आपस में और आकार लगा देना, लेकिन नियमानुसार अब नए तरीके से लिखने के लिए आपको उसी पंचम वर्ण को हटाकर और चौ के ऊपर अनुस्वार लगा देना है। इसी तरह से बंदर शब्द में भी न हटा करके ब के ऊपर अनुस्वार लगा है और अंत में भी न हटाकर अ के ऊपर अनुस्वार लगा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि सभी संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों में पंचम वर्ण और उसके बाद वाला जो वर्ण है दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो पंचम वर्ण को हटाकर पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार लगा दिया गया है। आइए अब समझें कि पुस्तक को पुस्तकें बनाते समय के ऊपर जो ध्वनि अनुनासिक की है लेकिन अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, ऐसा क्यों? अनुनासिक अथवा चंद्रबिंदु का प्रयोग कब नहीं होता? इस सवाल के जवाब में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा किसको कहते हैं? हेडलाइन, जिसके नीचे
जो अक्षर लिखते समय जब हम उसके सिर के ऊपर रेखा खींचते हैं तो उसी को हम सिरोरेखा कहते हैं। सिर के ऊपर की रेखा, वर्णों के सिर के ऊपर जो रेखा आप समतल रेखा खींचते हैं उसी को सिरोरेखा के नाम से जानते हैं। तो फिर से पढ़े इसे। यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहाँ अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने, कारें, कौंधने आदि। मैंने लिखते समय मैं के ऊपर कभी भी जब मैं आप लिखें तो उसके ऊपर अनुस्वार जरूर लगाएं, क्योंकि मैं शब्द नहीं होता है, मैं होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखते समय जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं मैंने, तो ध्वनि जो है नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, लेकिन मैं के ऊपर जो अनुस्वार लगाया गया है इसका मूल कारण यही है कि यह मात्रा जो है सिरोरेखा के ऊपर लगी हुई है इस वर्ण के ऊपर, इसलिए यहाँ पर आप अनुनासिक नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह से कारें शब्द में भी रे का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है, लेकिन वहाँ लगी हुई जो मात्रा है वह अनुस्वार की है, वहाँ अनुनासिक नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके ऊपर की जो मात्रा है सिरोरेखा के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है। और है कौंधने। कौंधने में भी आप देखें कौ का उच्चारण करें तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कौ में उस क के ऊपर औकार की जो मात्रा लगी हुई है वह सिरोरेखा के ऊपर है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि अनुनासिक अथवा चंद्रबिंदु का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में एक जैसे रहते हैं, परंतु कारक चिन्ह आ जाने पर वे ओ की मात्रा के रूप में आ जाते हैं। जैसे घर। घर जो शब्द है वह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। पेड़ है, पेड़ भी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य प्रयोग करते समय जैसे ही उन शब्दों के साथ कोई कारक जुड़ जाता है तो फिर उनका वचन बदल जाता है। जैसे घर शब्द को ही लीजिए तो घर में, आप अपने घर में हैं। इस वाक्य में देखें कि अब घर जो है वो अकेले नहीं है, उसके साथ में कारक लगा हुआ है। तो इसको अगर बहुवचन में बदलना होगा, आप अपने घर में हैं, इसको बहुवचन में बदलना होगा तो क्या करेंगे? आप सब अपने घरों में हैं। घरों में, यहाँ पर रो के ऊपर जो ओकार की मात्रा लगी है जो सिरोरेखा के ऊपर है उसमें अनुस्वार लगा दिया गया है और बहुवचन बना दिया गया है। तो घर का घरों बहुवचन नहीं होता है, लेकिन जब वह वाक्य में अपने कारक के साथ प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर बहुवचन के रूप में घरों में लिखा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको अपनी भाषा में मिलेंगे। तो बच्चों, इस तरह से अनुस्वार और अनुनासिक देखने में जितने सहज लगते हैं, इनका प्रयोग उतना ही सावधानीपूर्वक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अनुचित प्रयोग से हमारे शब्दों के अर्थ अनर्थ हो जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं और हम गलत कर बैठते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस माध्यम से अपने पाठ 2 के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से समझकर कर लेंगे। मैं आपको अगले पाठ के लिए भी बहुत सारे सुझाव देने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से देखें और आप अपना दूसरा पाठ पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।